लिए चलते हैं आपको रांची, जहां पर किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये विशेष कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखाते हैं। खास कार्यक्रम के जरिए बड़ी सौगात दी जा रही है, तो लाभार्थियों के माननीय मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों का बंटवारा इस वक्त वो कर रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए झूम झूम कर ददिया गीत सुना रही है। तो सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, किस तरीके से पारंपरिक नृत्य वहां पर हो रहा है उनके आगमन के लिए, और ये विशेष कार्यक्रम के जरिए तो परिसंपत्ति का वितरण वो करने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन का ये पूरा तो सीएम हेमंत सोरेन का ये विशेष कार्यक्रम है, पहुंच चुके हैं बतौर मुख्य अतिथि इस वक्त वो, और स्वागत के साथ उनका आगमन हो गया है इस पूरे कार्यक्रम में। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो सरकार लगातार ये विश्वास जता रही है जनता के बीच कि उन्होंने जो मुखिया चुना है वो मुखिया उन्हीं के लिए काम कर रहा है, और ये बड़ा आश्वासन देने का ये कार्यक्रम है। और इसके जरिए किस तरीके से लाभार्थियों तक उनके लाभ पहुंचाए जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से और पूरी पारदर्शिता के साथ। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। तो मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो स्वागत उनका किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट आप वहां पर सुन रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए हैं, और जो लोग वहां पर इस वक्त इकट्ठा हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन के इस कार्यक्रम में, इसमें से कई लाभार्थी वर्ग भी हैं जो कि लगातार इस कार्यक्रम के तहत लाभ पा रहे हैं। वो उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है सीएम हेमंत सोरेन ने, और ये सीधी तस्वीरें उनके इस विशेष कार्यक्रम से हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत अभिनंदन के बाद हम अपने स्वागत की भावनाएं अब संप्रेषित करेंगे। अंग वस्त्र एवं हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर मैं आदरणीय उपायुक्त डॉक्टर प्रशांत कृष्ण बागमारे जी से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन अंग वस्त्र एवं पौधा प्रदान कर करें सर। तो अब ये शानदार वेलकम हो रहा है सीएम हेमंत सोरेन का, और जो प्रथा वहां पर चली आ रही है उस प्रथा के साथ ही उनका स्वागत किया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच पर सीएम हेमंत सोरेन मौजूद है, उनका स्वागत किया गया, और अब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उनके आगमन के साथ ही। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। धन्यवाद सर। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधे के साथ करें सर। तालियां आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधे के साथ हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं एसपी लोहरदगा सर से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान कर करें सर। एसपी सर से निवेदन होगा, माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत अभिनंदन, और तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जरूर हो। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत इस वक्त तालियां आपकी ओर से अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान कर। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रसाद साहू जी हैं। मैं एसपी सर से पुनः निवेदन करती हूं, माननीय सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान दें सर।
माननीय सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन इस वक्त पौधा और अंगवस्त्र के साथ। तालियां आपकी तरफ से हो। हमारे बीच पूर्व विधायक माननीय श्री सुखदेव भगत जी हैं। मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान करें। तालियां आपकी तरफ से हो। श्री सुखदेव भगत जी पूर्व विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद सर। डीडीसी सर से ही आग्रह होगा, डीडीसी सर से ही निवेदन। जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती रीना भगत जी हमारे बीच, आपका स्वागत हम कर रहे हैं पौधे के साथ, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर आपका हम सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। उपायुक्त महोदय से पुनः आग्रह करूंगी, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव मैम वंदना डाडेल जी की उपस्थिति, आपका स्वागत अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रहे हैं, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद होगा ना डीसी सर से ही आग्रह, हमारे बीच विनय चौबे सर माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, आपका स्वागत अभिनंदन हम कर रहे हैं पौधा प्रदान कर, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। तालियां स्वागत स्वरूप आप सबकी ओर से एक बार जोरदार हो सभी मंचासीन हमारे अतिथिगणों के लिए। धन्यवाद सर सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए। जैसे तिनका तिनका जोड़कर कोई पक्षी घोंसला बनाता है, जैसे एक एक धागे को बुनकर कोई बुनकर कपड़े बुनता है, वैसे ही एक एक प्राथमिकता, एक एक उद्देश्य को साथ में लेकर फिर से आपके बीच आ गया है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आज हम यहाँ उपस्थित हैं इसी योजना के तहत चिरी मैदान लोहरदगा में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। दीप प्रज्वलित कर आज इस भूमि पर लोहरदगा के इस चिरी मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, देने आपको अधिकार फिर से आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार, दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ आज के इस समारोह का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस वक्त साथ में हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, जोरदार तालियां आपकी ओर से। एक एक व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, एक एक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी अपनी भूमिका अदा करे झारखंड के विकास में। इसी उद्देश्य के साथ आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कामना यही ईश्वर से कि हमेशा हमारे मार्ग को प्रशस्त करे और सफलता प्रदान करे। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों की और आप सब जो इतने विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त लोहरदगा महोदय को। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रसाद साहू, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, पुलिस अधीक्षक लोहरदगा, उपस्थित सभी गणमान्य
सभी पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के बंधु एवं सभी लोहरदगा जिला वासियों को जोहार। आज हम सब झारखंड सरकार द्वारा 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक संचालित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के क्रम में आयोजित इस विशेष शिविर एवं विकास मेला में उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कहा जाता है कि जिंदगी के सफर में मुश्किलों को आसानी से पार करते हुए गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो खुद रास्ते बनाए वही तो इंसान है। जी हां, हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी जो पुरानी राहों से हटकर नई राहें हम सबके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हम आप सभी इन राहों पर चलते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। हर चेहरे पर खुशियां देखने की चाहत रखने वाली आत्मविश्वास से लबरेज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। सभी रौरे मन के जोहार। आज यहां लोहरदगा जिला के इस खेल मैदान चेरी कुड़ू में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, अभी अभी पहुंचे बड़े भाई बंधु तिर्की जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद बड़े भाई धीरज साहू जी, यहां उपस्थित पूर्व विधायक सुदेव भगत जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा रीना भगत जी और हमारे सचिव वंदना दादेल जी, वरिष्ठ सचिव वंदना दादेल जी, सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित यहां जिला के डीसी एसपी साहब, सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोहरदगा जिले के हमारे ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे मानकी मुंडा पहान भाई, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
ये योजना हम लोगों ने इससे पहले भी 2 चरण में संपन्न किया था। 2021 से ये योजना एक बार 2021 में चला, 2022 में चला, अब ये 2023 में तीसरा चरण का ये कार्यक्रम है। और तीसरे चरण का कार्यक्रम का तीसरा सभा में मैं आपके बीच आया हूं। और जब जब ये कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तब तब मैं व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों में जाकर इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के गतिविधियों के बारे में, इस पर चल रहे कार्यों के बारे में मैं व्यक्तिगत इसकी जानकारी लेता रहा हूं। पहला चरण का हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार जब चलाया था तो भगवान बिरसा मुंडा ओली हाथू के वहां से हम लोगों ने शुरू किया था। इस बार तीसरा चरण का कार्यक्रम हम लोगों ने हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के जन्म स्थल से शुरू किया। और हर दिन हर जिला में, किसी जिला में 4 प्रखंड है तो 4 पंचायत में, किसी जिला में 5 पंचायत में, किसी में 6 पंचायत में, किसी में 2 पंचायत में ये शिविर चल रहा है। आज भी आपके जिला में सेन्हार में, बदला पंचायत में, लोहरदगा के हिरही पंचायत में और भंडरा के काशी पंचायत में भी ये शिविर चल रहा है। और एक तो हम लोग यहां भी एकत्रित हैं। और आप सब लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब सरकार बनाया था तो सरकार बना भी नहीं था ठीक से। हमारे मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कर ही रहे थे, कोरोना जैसा महामारी हम लोग के बीच में आ गया। 1.5 पौने 2 साल उस महामारी ने हमारा खा लिया। आपको याद होगा वो उन दिनों की बात है जब सरकार का आदेश था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे लगभग। घर में ताला लगा करके सबको रहना पड़ा। हमारे बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में जाके फंस गए। किसी किसी फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी का बेचारा, वो फैक्ट्री बंद हो गया और उनको मजदूरी से हटा दिया गया और कोई उनको रहने के लिए मकान भी नहीं देता था, बल्कि जिसके घर में कोई काम भी करने वाला था उसको भी घर से बाहर कर दिया। बेचारा वो मजदूर, रोजगार करने वाला जाता कहां, पैदल सब लोग चला था। और उस समय आपको याद होगा पूरा देश में त्राहिमाम हो गया। लोग पैदल पैदल अपने, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कहां से अपना घरों की ओर चल पड़ा था। कोई रिक्शा से चल दिया, कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो पैदल भी चल दिया, महिला पुरुष बच्चे सब। और इतना खतरनाक दिन था, इतना डरावना दिन था, इतना भयावह दिन था कि वैसा भयावह दिन
मुझे लगता है कि मानव जीवन में कभी किसी ने नहीं देखा हो। गरीब मजदूर की महिलाएं सड़कों पर बच्चे को जन्म दे रही थी। लोग भूखे प्यासे सड़क में मर जा रहे थे। और इधर ही झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग सबसे अधिक रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जाते थे, दक्षिण की ओर जाते थे। उत्तर की ओर जाते थे, सभी तरफ जाते थे। और ये खबर रोज अखबारों में, टीवी में, विभिन्न समाचार पत्रों में छपता था। हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था। तो उसमें पहली बार इस देश में हमने पहला कदम उठाया और अपने मजदूरों को हवा जहाज से ढो ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम। हम कोरोना ढो के ला रहे थे। एक तो वैसे भी कोरोना सब पर पूरा दुनिया में फैल गया और ऊपर से बाहर के लोगों को हम ढो के ला रहे थे। कई राज्यों में तो ऐसे लोग मरे जैसे जानवर, मुर्गी सब मरता है बीमारी में। एक साथ धड़ल्ले से मर जाता था। कई राज्यों में तो इतने लोग मरे कि वहां पर उनको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गई, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गया। इतना डरावना, इतना भयावह दिन था। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां अस्पताल की व्यवस्था नहीं, जहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, ऐसे स्थिति में भी हमने राज्य में कोई मजदूरों को मरने नहीं दिया। शांति से हम लोगों ने इस महामारी को पार किया। अब 2 साल बीतने के बाद हम लोगों ने आपके बीच में जो हमारी जिम्मेवारी थी, जो हमारे वादे थे, चुनाव के पहले के, उन एक एक वादों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। कई ऐसा आज भी गांव है हमारा इस राज्य में जहां कभी सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं गया होगा। पदाधिकारी तो दूर की बात है, बिजली, पानी, सड़क कुछ भी नहीं। भगवान भरोसे हमारे लोग जिंदा रहते थे। कोई सुनने वाला नहीं था सरकार का। तो हमने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अब ये सरकार यहां के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। अब ये सरकार इस राज्य के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो इसकी सोच हम लोगों ने शुरू की। पहला चरण सरकार को आपके दरवाजे में, पंचायत में भेजकर आपके लिए जो सरकार योजना बनाती है उसकी गठरी बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को खड़ा किया। पहली बार जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो 35 लाख हमको आवेदन मिला गांव से, गरीब गुरुआ लोगों का। दूसरा चरण जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो लगभग 50-55 लाख हमको आवेदन मिला। तो लगभग समझिए 1 करोड़ का लगभग गांव की समस्या सरकार तक आई थी। इसका मतलब राज अलग हुए 23 साल हुआ, क्या क्या सरकारों ने इतनी समस्या, आज 1-1 करोड़ जैसी समस्या हमारे गांव से उठ के आ रहा है, किसी को पता नहीं। इसका मतलब पहले कभी कोई ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था, कभी कोई कलेक्ट्रेट काम नहीं करता था, कोई ग्रामीण किसान मजदूर की बात सुनने वाला नहीं था।
आज हम पदाधिकारियों को गांव में ले जाकर आपकी समस्याओं को अपने तक लाने का हम काम किए और इस शिविर को सफलतापूर्वक हमारे उन्हीं पदाधिकारियों ने काम किया जो पहले से कार्यरत थे। लेकिन पहले की सरकारों ने पूरी व्यवस्था को सिर्फ अपनी सेवा में लगाया, राज्य की जनता की सेवा में नहीं लगाया। और राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार इसलिए देती है कि वो आपकी सेवा करे, हमारे किसान मजदूरों की बातें सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों को आदेश देने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इस राज्य के कर्मचारियों को राज्य की जनता की सेवा को छोड़ अपनी सेवा में लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि 1-1 करोड़ गांव की समस्या का दरखास्त हमारे तक पहुंचा। हमने उन दरखास्तों को खंगालना शुरू किया कि कौन सा दरखास्त सबसे अधिक आया, किस तरीके की समस्याएं सबसे अधिक है, और उस सब का सूची बनाओ और एक एक करके उस समस्या का समाधान करना शुरू करो। तो पहला चरण का जो हमारे पास दरखास्त आया, तो इस राज्य में हमारी गरीबी की जो पीड़ा थी, उसमें सबसे अधिक जो हमको आवेदन मिला वो पेंशन को लेके हमारे पास। कोई विधवा पेंशन का, कोई विकलांग पेंशन का, कोई वृद्धा पेंशन का। और इस समस्या का समाधान किसी सरकार ने भी कभी नहीं निकालने का प्रयास किया, ना विधायक, ना सांसद के पास, ना दिल्ली सरकार के पास, ना राज्य सरकार के पास। पहले तो डबल इंजन की भी सरकार थी, लेकिन कभी इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया। तो हमने भी इस बात को सोचा कि इस काम को कैसे किया जाए। हमने जब इसका आंकड़ा निकाला तो बहुत पहले तो हमको जानकारी थी, क्योंकि हम भी गांव घूमते थे, हमारे पास भी समस्याएं आती थी, लेकिन समाधान तो हम तब करेंगे ना जब हम सरकार में होते। हमने ये वादा किया था और इस अनुरूप हमने इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का सर्वजन पेंशन योजना को हम लोगों ने लागू किया। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग हमारा गांव में पेंशन के लिए नहीं भटक रहा है। पहले दलालों को कितना पैसा खिला चुका पता नहीं, बेचारा 1000 पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपया का घूस खिला चुका था। आज वो बिचौलियों की जरूरत नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति पदाधिकारी के पास अपना आवेदन देगा और 60 साल का वृद्ध होगा, अगर उसका पेंशन नहीं बनेगा तो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। महिलाओं के साथ भी वही हाल। 40 साल की विधवा महिला होगी तब उसको पेंशन मिलेगा। अरे वाह, ये क्या मजाक है। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब क्या घटना किसके साथ हो जाए, हो सकता है विधवा ना हो, किसी कारण से, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई मजदूरी करते मर गया बेचारा। वो महिला अकेले जीवन कैसे काटती होगी वो हमें भी पता है, आप सबको पता है। तो हमने ये नया कानून बनाया, इस राज्य में 18 साल के बाद जो भी महिला विधवा होगी सबको पेंशन देंगे। आज कोई राज्य में बिना पेंशन की महिला नहीं है। विकलांग का भी वही हालत। सरकार ने उस पर भी एक कैप लगा दिया था, इससे अधिक लोगों को विकलांग पेंशन नहीं देंगे, इतना से अधिक लोगों को विधवा पेंशन नहीं देंगे, वृद्धा पेंशन नहीं देंगे। लेकिन इस राज्य के गरीबी के बारे में तो कभी इन लोगों ने कोई आंकड़े नहीं बनाए, ना कभी इस पर कोई चिंता की कि इसका कैसे सामाजिक सुरक्षा किया जाए। तो विकलांग को भी वही 20 साल 40 साल के बाद पेंशन मिलता था। अब राज्य में किसी भी घर में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा होगा
तो पैदा होने के 5 साल के बाद से ही उस बच्चे को पेंशन मिलेगा। यह भी हम आपके लिए कानून बना दें। हर मनुष्य की एक न्यूनतम जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले की सरकारों ने इस राज्य के गरीब गुरुआ का लगभग 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि 2019 के पहले इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरा है। और इन्हीं क्षेत्रों में गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा क्षेत्रों में कई घटनाएं घटी हैं, लोग भूख से मरे हैं। और सामान्य जीवन में और कोरोना जैसा महामारी में भी हमने एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया। तो आज सरकार ने उन 11 लाख लोगों का, जो लोगों का डिलीट किया गया था, उन लोगों के अतिरिक्त 20 लाख अलग से हरा राशन कार्ड बनाकर के गरीबों के बीच में बांटे। और तो और मकान को भी लेकर के बहुत हुज्जतें हुई। हम और विभागीय मंत्री दिल्ली का चक्कर लगाते रहे। केंद्र सरकार बोली 2022 तक सबको आवास दे देंगे, लेकिन झारखंड में तो गरीबी इतना है, लगभग आधे से अधिक लोगों को आवास देना पड़ेगा, ये हालत हो गई थी। हमारे यहां आज के दिन में भी 8 लाख से अधिक लोग जिनको आवास की आवश्यकता है, और आज उन्हीं गरीबों के बीच में कालाजार जैसे बीमारियां फैलती है, जिनके पास आवास नहीं है। कालाजार बीमारी अमीरों को नहीं होता है, गरीबों को होता है। और उन 8 लाख आवास के लिए भारत सरकार के पास हाथ जोड़ते रहे, और उन लोगों ने भी माना कि यहां पर गरीब लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें आवास आवंटन नहीं किया। अभी हम लोगों ने हाल में ही पहले यहां के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो, इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके यहां शिविर कैंपों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आबुआ आवास का जो स्टॉल है उसमें सबसे अधिक भीड़ लगता है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अभी कई जगहों से हमें इसकी जानकारी मिली है, जरूरत पड़े एक नहीं आप 2 आवास का स्टॉल लगाएं और सभी का आवेदन लेकर के उसको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। और ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे, और उससे ज्यादा दाम का हम लोग का आवास भी होगा। आज गरीब गुरुआ लोग को देखिए, साल में 2 बार धोती साड़ी हम देते हैं कि नहीं? मिलता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है। धोती साड़ी मिलता है, सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, सभी महिलाओं को पेंशन मिलता है। महिलाओं का आवाज कम आ रहा है, पेंशन मिलता है। चलिए, लेकिन हमारे विपक्ष को क्या हो गया? ये लोग बोलता है कि हम लोग ढोंग रच रहा है, हम लोग गरीबों का कोई शुद्धि नहीं लेते हैं। हमको लगता है ये लोग शीशा का चश्मा नहीं, ये लोग टीना का चश्मा पहनता है बेमान सब, इसीलिए लोगों को कुछ नहीं दिखता है।
जब मौका मिला था तो कुछ किया नहीं, लोगों को भूखा मरने पर छोड़ दिया। और जब हम लोग ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं तो पीछे पीछे हमारे कार्यों पर धूल ढकने का और षड्यंत्र रचने का काम में लगा हुआ। खैर, ऐसे लोगों को कभी दिखेगा भी नहीं। जिस राज को राज से कोई लेना देना नहीं, यहां के मूलवासी आदिवासियों से कोई लेना देना ना हो, वो आदमी को इससे क्या मतलब है? राज किसके लिए हुआ है? इस राज के मूलवासी आदिवासियों के लिए। और आज कुछ हमारे मूलवासी आदिवासी भी उनके चंगुल में फंस करके कुछ नया उल्टा सीधा कहानी गढ़ने में लगे रहते हैं और लोकल चेहरा दिखा करके उलूल जुलूल आपके दिमाग में जहर भरने का काम करता है। जब इधर उधर से नहीं सकता है तब जाति धर्म का जहर डाल देता है। कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्रिश्चियन है, कौन गैर क्रिश्चियन है, दुनिया भर का। और ये सब विषय ऐसा विषय है जो घर में बैठा हुआ आदमी के दिमाग में भी हलचल पैदा कर दे। और ये लोग आग से खेलता है। और यही वजह है देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जहां सांप्रदायिक दंगा नहीं होता वहां इनका रोटी नहीं पकता है। लेकिन ये लोग हर हाल में सांप्रदायिक दंगे फैलाने में लगे रहते हैं। आज उत्तराखंड में यही हमारे विपक्षों का सरकार है। जाके देखिए, वहां 41 मजदूर आज भी एक टनल में फंसा हुआ है 15-20 दिन से। देश के वैज्ञानिकों ने, देश के ठेकेदारों ने, देश के इंजीनियरों ने उनको निकालने का जो प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। विदेशों से तकनीक और इंजीनियर को बुलाया जा रहा है, अभी भी सफलता नहीं मिली है। झारखंड के भी 14-15 लोग फंसे पड़े हैं। हमारे अफसर अभी 15 दिन से वहां जाके बैठा हुआ है और रोज हर घंटे अब निकलेगा, 1 घंटे बाद निकलेगा, 2 घंटे के बाद निकलेगा। वहां पूजा पाठ चल रहा है उन लोग को निकालने के लिए। अरे काम करो ना भाई, काम करेगा तभी ना निकलेगा। घर बैठे रहो, कोई काम मत करो और पूजा करते रहो तो निकल जाएगा क्या? दुर्भाग्य इसलिए है कि वो मजदूर है, इसीलिए आज इतनी लापरवाही हो रही है। कोई बड़ा व्यापारी का बेटा फंसा होता तो इतना देर नहीं लगता। बड़ा राजनेता का बेटा होता तो आज इतना देर नहीं होता। आज चूंकि वो मजदूर है, वो मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति है। इससे पहले भी उसी जिले में एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ, झारखंड के मजदूर भी मारे गए। उसके बावजूद भी वहां के मंदिर को दर्शन कराने के लिए पूरा उत्तराखंड के जंगल को चूहों के जैसा कुतर दिया। इधर छेदा कर दिया, उधर छेदा कर दिया, जबकि वहां का पहाड़ इतना कमजोर है। देश का, दुनिया का साइंटिस्ट बोलता है बिना प्लानिंग के कार्य योजना बनाने का नतीजा यही होता है। और आज देख लीजिए, दुनिया के सामने ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है कि 15-20 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक मजदूर बाहर नहीं आए। अजीब हालत है। ये सरकार का कार्यशैली है। यही आप विश्व गुरु अपने आप को बोलते हैं। देश का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और देश का ताकतवर पार्टी बोलते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर।
पूरा देश को इन लोगों ने जो बदहाल कर दिया है। आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है, और यही महंगाई की वजह से लोग अलग अलग जगहों पर अधिक कमाने के लिए निकलता है। क्या करेगा बेचारा? दाल चावल आटा किताब कलम सब चीज महंगा। और बड़ा तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता है। इतना तरीके से बेवकूफ बनाते हैं लोग। अब क्या कीजिएगा? लगता है कि बड़ा आदमी बोलता है तो सच्चे बोलता है। ऐसा नहीं है। अब और कलयुग चल रहा है, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा झूठ बोलने वाला अब मिलता है। आज बिचौलिया झूठों का बोलबाला ज्यादा है, और सच को इधर उधर से परेशान करने में ये लोग लगे, क्योंकि आज इन लोगों का देश पर कब्जा है। आज इनको ये नहीं दिखता, सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से इस राज्य की 7.5 लाख से अधिक बच्चियों को हमने लाभान्वित किया है। हम जानते हैं हमारे राज्य में गरीबी इतना है कि 8वां 9वां पढ़ाई हमारी बच्चियां पूरा नहीं करती है, मां बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन मां बाप से गुजारिश करना चाहेंगे, अब आपको बच्चियों का पढ़ाई का चिंता नहीं करना है। इसीलिए सावित्रीबाई फुले योजना हमने प्रारंभ किया है। अभी तो 2 बच्चों के लिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले को चलाया था। अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी सबको सावित्रीबाई फुले से जोड़ेंगे, उसको हम कानून बनाने जा रहे हैं। एक दिन हम 10-15 बच्चियों से मुलाकात किए। हम उनसे पूछा कि सावित्रीबाई फुले का योजना किसको किसको मिला बेटा? तो सभी बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। हम बोले तुमको क्या हुआ? बोला कि हमारी 2 बहनों को मिल गया है, हम तीसरी बहन है इसलिए हमको नहीं मिला। क्योंकि कानून भी बन गया ऐसा, हम लोगों के भी जहन में नहीं आया। तो हमको बहुत खराब लगा। उस बच्ची का चेहरा देखकर लगा कि ये तो सरासर अन्याय है। उसी समय हमने निर्णय लिया कि अब कोई भी बच्ची को हम लोग इस योजना से अलग नहीं करेंगे। आप इसको 11वीं 12वीं पढ़ाइए, आगे इंजीनियर डॉक्टर वकील भी बनाइएगा, उसका भी पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम आपके लिए कानून बना देंगे। नहीं कि हमारा आदिवासी, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा। आज जाके देखिए कि हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। आज मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा जी, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, उस समय तो पता नहीं किसी तरह वो लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब तो दुर्भाग्य हो गया यहां के आदिवासी दलित पिछड़ों का। अब तो कोई जा ही नहीं पाता है। तो हम लोगों ने कानून ही ऐसा बनाया कि इस राज्य के विदेश में जाने वाले बच्चों के लिए भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। और ऐसा नहीं, करोड़ों रुपया उन बच्चों के ऊपर खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको पढ़ाई करने के बाद सरकार को पैसा वापस नहीं करना है, समाज को सेवा देकर दायित्व निर्वहन करना है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। तो कई ऐसी चीजें हैं आपके यहां लोहरदगा जिले में, तो कई चीजें हैं। अभी ये कुड़ू क्षेत्र है जहां हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां भी कई योजनाएं सभी के लिए हम लोगों ने चला रखी है।
किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, कई योजनाएं हम चला रहे। आप इससे जुड़कर स्वावलंबी बनने का काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां, हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी में उनकी नियुक्ति हम लोगों ने की है। लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। सरकारी योजना में तो पहली बार तो जेपीएससी का नियम बना, उसका नियमावली ही नहीं बना था। और 8 दिन में, 250 दिन में बच्चों का परीक्षा लेकर उनका रिजल्ट प्रकाशित कर उनको आज हम बीडीओ सीओ अलग अलग जिलों में बना के भेजें। और सुनकर आपको हैरानी होगी, जो हमारे विपक्ष बोलते हैं कि इन लोगों ने जेपीएससी में घोटाला किया है। बोलने से घोटाला होता है क्या जी? वो लोग निकाल के दिखाए भी घोटाला हुआ हो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन जेपीएससी की परीक्षा में लगभग 33-34 बच्चे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, वो ऐसे घर से थे जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, कोई पारा शिक्षक का बेटा, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा। उन लोगों ने जेपीएससी निकाला है और आज बीडीओसी और कलेक्टर बनकर के हमारे बीच में गरीबों के सेवा में। यह स्थिति है। और ये लोग बोलते हैं घोटाला करता है। गलती से हमारे परिवार, हमारे बच्चों ने जेपीएससी निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, तब तो ये तो और भी ढिंडोरा छाती पीट पीट कर सड़कों पर बोलेंगे, देखो इन लोगों ने घोटाला किया। और इन लोगों ने जब जेपीएससी निकाली है, उसके आधे से अधिक इन लोगों ने, हमारे विपक्ष के नेताओं के बेटों ने नौकरियां पाई है। उसका सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है। किस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी पता नहीं। लेकिन सीबीआई, ईडी, आजकल आप लोग नाम सुनकर परिचित हो गए होंगे। ये लोग ऐसा सफेद हाथी है कि जांच के नाम पर आदमी का उम्र कटवा देते हैं। हो सकता है कि वो नौजवान सब रिटायर भी कर जाए और जांच पूरा ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार उसी तरीके का व्यवहार में है। जिनको परेशान करना है, इन लोगों को लगा दो। अभी 40-50 हजार और नियुक्ति निकलने की प्रक्रिया में है, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान अपने भविष्य आजमाने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं जहां अगर हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से योजनाओं पर बात करें तो एक दिन में भी कम पड़ेगा। आज इसीलिए हम लोग लगातार, इसमें समय लगेगा। 2 साल तो कोरोना खा गया, और जिस दिन से हम सरकार बनाए, कोरोना तो दुर्भाग्य की बात है। गरीब गुरुआ लोग को जीवन भर बहुत तकलीफ होता है, हमेशा उसके लिए चुनौती बना रहता है। वही हाल सरकार का भी हो गया है, क्योंकि ये सरकार आपकी सरकार है। गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की सरकार है। चुनौती भी वैसा ही मिलता है। मार कोरोना आ गया, अब उसमें भी समझ में नहीं आता था क्या करें रात दिन। वो बीमारी का कुछ अता पता नहीं, जान पहचान नहीं, ना दवाई है ना कोई इलाज है, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता था। भारत सरकार समय समय पर एक को चिट्ठी भेज देता था, ऐसा करो वैसा करो, और कुछ समय के बाद एक इंजेक्शन आया, ये इंजेक्शन लगाओ सब ठीक हो जाएगा, और पता चला उस इंजेक्शन में भी दुनिया भर का घोटाला हुआ पड़ा है आज के दिन।
तो इसलिए वो चुनौती, फिर सुखाड़ की स्थिति, और सुखाड़ के साथ साथ हमारे साथ जो हमारे विपक्ष के सहयोगी हैं, जिनको आज इस मंच में होना चाहिए था, आज इस मंच से बाहर एक नया, बगल से एक नया रास्ता में चल रहे हैं और नए नए षड्यंत्र के साथ अखबारों में, टीवी में, रेडियो में अपना संदेश देते हैं कि यहां ये नहीं हुआ, यहां ये नहीं हुआ, यहां वो नहीं हुआ। अरे निकम्मो, 23 साल का समय मिला था तुम लोगों को, 20 साल का समय मिला था। 20 साल में जो तुम लोगों ने गंदगी किया है, उस गंदगी को सफाई करने में क्या 3 साल में पूरा हो जाएगा? आज उनकी जो गंदगी है उसको निकालने में बरसों लग जाएंगे। खैर, हम उससे अलग आप लोगों को हमारी सारी योजनाएं, हमारी इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। और हम जानते हैं कि हमारा गांव मजबूत हो जाएगा, हमारा किसान मजबूत हो जाएगा, हमारा मजदूर मजबूत हो जाएगा, तो ये राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। कोई पेड़ हरा पेड़ ला करके गाड़ देने से हरियाली चंद दिनों में मर जाएगा, जब तक जड़ को आप मजबूत नहीं करेंगे। तो हमारा जड़ इस राज्य का गांव में है, किसानों में है, मजदूरों में है, नौजवानों में है। आज हमारे उन जड़ों को मजबूत करना है। आज इसीलिए हर एक योजना आपकी सामाजिक सुरक्षा से लेकर आपके विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए काउंटर बना है, पशुधन का काउंटर बना है, अबुआ आवास का बना है, और एक योजना अबुआ बीर अबुआ दिशा में हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया है, जहां भी हमारे जंगल के किनारे आसपास रहने वाले लोग हैं, उन सभी को पट्टा देने को, और उस पट्टा को पूरी तरीके से जिनका जिनका अधिकार बनता है उनको दे के सैचुरेशन मोड पे ले जाने का हम लोग का एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, और जिसको हमें पूरा करना है। कई लोग वन पट्टा को लेकर के इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिलता है। उन सभी का वो भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है। आज इसके अलावा अभी हमारे बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड का भी एक काउंटर आप लोग देखेंगे। इस कार्ड के माध्यम से 10वीं पास के बाद से 12वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग एक कार्ड उपलब्ध कराएंगे। 12वीं पास के बाद कोई भी बच्चा कोई भी पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, कोई बढ़िया डिग्री लेना चाहता है, और आज के दिन में आपको पता है कि ये सब पढ़ाई कितना महंगा हो गया है। आज उसका महंगाई को ध्यान में रखकर उसका पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए ये क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। और जिस लड़का को आगे या लड़की को आगे पढ़ाई करना है, तो उसका 4 साल में जितना खर्चा होगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार सहयोग करेगी। आर्थिक सहयोग करेगी, और कोई आपको गारंटर देने का जरूरत नहीं है, कोई जमीन बंधक देने का जरूरत नहीं है, कोई जानवर बंधक देने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपका डिग्री का साल रहेगा, 4 साल का कोर्स रहेगा, 5 साल का कोर्स रहेगा, तो 6 साल तक
आपको पैसा चुकाना नहीं है। 4 साल का डिग्री होगा तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं चुकाना है, और जब 6ठे 7वां साल में आपको नौकरी लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। अब दिक्कत कहां है पढ़ाई में, बताओ क्या दिक्कत आएगा, हमें बताओ। और तो और अभी आप लोगों को नौकरी के लिए, बैंक के सर्विस के लिए, आप लोग को जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी नौकरी के एग्जाम के लिए तैयारी अगर आपको करना है तो उसकी तैयारी भी अब सरकार मुफ्त में, आवास में, अपने जगह पर रख करके आपको बढ़िया कोचिंग कराने का भी काम कर रही है। अभी हम लोग लगभग 400 बच्चों को, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे आदिम जनजाति हैं, उनमें 250 आदिम जनजाति के बच्चों को अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं रांची में। जो आने वाला जो हमारे वैकेंसीज निकलेंगे जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से, उसके लिए जो ये लोग कोचिंग करता है, बहुत महंगा महंगा कोचिंग होता है, उससे बढ़िया कोचिंग उन बच्चों को हम वहां रख के दिला रहे हैं। उनका खाने पीने का, रहने का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज इतना कुछ आगे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष आज के दिन में भी छाती पीटने और इनको षड्यंत्र करने से ये बात नहीं आ रहे हैं। तरह तरह की लांछनीय आरोप, सहयोग के नाम पर 0/0। हम लोगों ने विधानसभा से इस राज्य के आदिवासियों के लिए धर्म कोड की मांग की, विधानसभा से उसको कानून पारित करके भेज दिया, लेकिन हमारे महामहिम साहब ने उसमें आपत्ति जताकर रखा है। इस राज्य के पिछड़े जातियों का जो 27% का आरक्षण था, यही हमारे विपक्षियों ने 27 को 14% कर दिया था। फिर से हम लोग 27% का आरक्षण बहाल करने का कानून बनाया, वो भी जाकर के इन लोगों ने उस पर रोड़े लगा रखे हैं। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात को भी इन लोगों ने दबा रखा है। कोई सहयोग नहीं। कहीं से भी नहीं। खैर कोई बात नहीं। इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। यहां के आदिवासी मूलवासियों की शहादत किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर कोने में हमारे वीर शहीदों का कहीं न कहीं आप मूर्ति जरूर देखेंगे। और यहां के हक अधिकार, यहां के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी आदिवासी की लड़ाई के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसका मतलब इस राज्य पर लोगों का गिद्ध नजर है। खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, बड़े बड़े व्यापारी इनको लूटने में लगे और यहां के लोगों को मजबूत बनाने इनका उद्देश्य नहीं है। अगर यहां का नौजवान पढ़ा लिखा हो जाएगा, यहां का नौजवान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए ये लोग हम लोगों को कमजोर बना के रखता है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं। अब 40 साल लग गया हमारे पूर्वजों को लड़ते लड़ते इस राज्य को पाने में, और इस सरकार को भी पाने में हम लोगों को 20 साल लग गया। अगर नहीं लड़ते तो इस राज्य का मूलवासी आदिवासी नहीं बचता। यही बगल में ही कहा, नेतरहाट में 30 साल की 50 साल से फायरिंग रेंज चल रहा था। वहां का आदिवासी दलित, वहां का आदिवासी भाई लोग कितना परेशान रहा आपको मालूम है।
अंतोगत हमारी सरकार बनी, उस फायरिंग रेंज को बंद करके जो जमीन फायरिंग रेंज के लिए उपयोग होता था वो वापस हम लोगों ने ग्रामीणों को वापस कर दिया। हजारों एकड़ जमीन हजारीबाग में जो कंपनी नहीं लगी वो कंपनी से वापस लेकर के वापस किसानों को कर दिया। और ये लोग हम ही को बोलते हैं कि जमीन लूट लिया। बताओ, इस रात का जमीन का मालिक यहां का मूलवासी आदिवासी, हम लोग बाहर से आए हैं क्या? इंपोर्ट होके आए हैं क्या? समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को अच्छा काम करने वाले और उसके साथ चलने वाले लोगों के प्रति इनकी घृणा इतनी क्यों है? आज तक आदिवासियों को आदिवासी दिवस पर इन लोगों ने शुभकामनाएं नहीं दी, आज तक नहीं दिया। और अब जैसे जैसे चुनाव आया, पहली बार अब इन लोगों को आदिवासी या भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू दिख रहा है। इससे पहले कभी नहीं दिखा इन लोगों को। इन लोग का कभी देश और राज्य के प्रति, गरीब गुरुआ आदिवासी दलितों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं रही है। ये लोग व्यापारियों की जमात है। ये लोग ऐसा व्यापारी है जो आपका खून भी लोग सिरिंज से निकाल ले, देने का तो बात कर छोड़िए। आज यही वजह है कि आज देश का अर्थव्यवस्था पैर पर नहीं सर के बल खड़ा है। आज गांव का लड़का लोग सबसे पहले नौकरी कहां जाता था? फौज में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जाते थे। हमारे शहीद अल्बर्ट एक्का को आप लोगों ने नाम सुना होगा, रांची का फिरायलाल चौक को आप लोगों ने देखा होगा, जिसको अल्बर्ट एक्का चौक भी कहते हैं। वो एक फौज था। सबसे अधिक देश में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे फौज में जाते थे और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया तो वो बच्चा लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था। थोड़ा उससे अच्छा पढ़ लिया तो बैंकों में नौकरी करने जाता था। लेकिन अभी फौज की नौकरियां बंद। अब अग्निवीर आ गया, मात्र 4 साल के लिए फौज में नौकरी मिलेगा, उसके बाद फिर सड़क में आ जाओ। बैंक में भी नौकरी खत्म, क्योंकि बैंक सब बंद होकर के जहां 4 बैंक था अब वहां 2 बैंक 1 बैंक हो गया। अरे देखो क्या हो गया उसको। और थोड़ा बीमार हो गया, पानी पिलाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो यही स्थिति है। बैंक में नौकरी खत्म, रेल सब बिक गया लगभग। अब बुलेट ट्रेन चल रहा है। अब बुलेट ट्रेन में कितना आदमी चढ़ेगा? वो आए दिन आदमी तो चढ़ता नहीं, लेकिन गाय बैल के ऊपर जरूर चढ़ जाता है। ये हालत है। एक ट्रेन पहले 17 बोगी 18 बोगी का होता था, 7 बोगी का बुलेट ट्रेन आजकल आपको एक नया ये दिखेगा। पुराना ट्रेन को ही रंग रूंग करके जो औरत लोग महिला लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर के पूरा रंगाई पुताई करके आता है ना, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भी रंगाई पुताई करके भेज दिया। यह स्थिति है। सारे कारखाने बंद। तो आप नौकरी उकरी भी जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए हुनरमंद बनने का कोशिश हो। आज हम लोग इन प्रकार राज्य के युवाओं के लिए स्वावलंबी बनाने का
जितना हो सके रास्ता हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों ने 32 आधारित खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने का काम किया, उसको भी इन लोगों ने चतुराई से फंसा दिया। फिर भी हम लोगों ने दूसरा रास्ता निकालकर नियुक्तियां प्रारंभ कर दी। पहली बार इस राज्य में हमारे किसानों के लिए पशु पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। पहली बार आज के जिस तरीके का मौसम का मार चल रहा है, बारिश के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में बारिश, उल्टा पुल्टा समय हो गया है। समय पर बारिश नहीं होता है। किसान भी अब भगवान भरोसे, किसान को नए तरीके से कैसे खेती करना है, कम पानी में कैसे खेती करना है, इसके लिए कोई पदाधिकारी नहीं था। पहली बार हम लोगों ने कृषि पदाधिकारी नियुक्त किया। पहली बार यहां फॉरेंसिक लैब बना। कई ऐसी चीजें हैं जो हम पहली बार सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली बनी। ये तो राज्य की स्थिति है। कुछ रहता तब ना गाड़ी आगे बढ़ता, ये राज्य विकास के कदमों को दौड़ाता, लेकिन कुछ था ही नहीं। सब तो अब जुगाड़ करना पड़ रहा है। यहां इस क्षेत्र में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा में खिलाड़ी लोग कितना है, तरह तरह का खेल खेलता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए कोई सूद लेने वाला नहीं। आज के दिन में देखिए हमारे इसी राज्य से किस तरीके से बच्चे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गांव गांव में फोटो खेल का मैदान तैयार हो रहा है। जिला के स्तर में, प्रखंड के स्तर में स्टेडियम तैयार हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 10 दिन तक देश में पहली बार महिलाओं का हॉकी चैंपियनशिप एशियन कप को आयोजन किया था। 10 दिन तक रांची और पूरा झारखंड नाचता रहा। और तो और भारतीय महिला हॉकी में सबसे अधिक झारखंड की हमारी बेटियां हैं, और 10 दिन तक उन लोगों ने मैच खेला और 10 दिन हमारे भारत की टीम ने जीत दर्ज की। और आज उन खिलाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया और अलग अलग मेडल के साथ जीतने वाले को अभी हाल में हम लोगों ने उनको राशि प्रदान कर उसको सम्मानित किया। ये तो सामान्य खिलाड़ी है, लेकिन गरीब है। इसके साथ साथ विकलांग खिलाड़ी लोग भी हमारे काफी हुनरमंद यहां पर हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया और आज उनको सहायता राशि के साथ साथ सरकार में नियुक्ति का भी प्रावधान हमने किया है। तो अलग अलग रास्ते से हम लोगों ने अपने लोगों को, अपने नौजवानों को, किसानों को, ग्रामीणों को, यहां के मूलवासी आदिवासियों को बढ़ने का मौका दिया है। आप इन शिविरों में जाएं, और इस बार जो ये शिविर लग रहा है ये साधारण शिविर नहीं है। आप जो दरखास्त देंगे, इस दरखास्त का पूरा जानकारी आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी ले सकते हैं। आपका दरखास्त कहां कहां गया है, कहां फंस गया है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसका जानकारी भी आपको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। जो आप दरखास्त देंगे वो निश्चित रूप से इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे अलग अलग तरीकों से। अभी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को लेकर आए दिन कभी ये टूटा फूटा, ये रास्ता नहीं बना, वो रास्ता नहीं बना। ये तो तब होते ना जब कोई चिंता होता। अब हम लोगों ने ग्रामीण सड़क का, कोई भी ग्रामीण सड़क को बाकी नहीं रखा है। हमने निर्देश दिया है कि अलग अलग फेज में बकाया 15,000 ग्रामीण सड़क जिनको बनाने का इनके पास पेंडिंग था, उसको पूरा करने का निर्देश दिया है। और बहुत जल्द अब इस राज्य का ग्रामीण क्षेत्रों में भी
जो हमारी सड़कें हैं, आवाजाही की तेज होगी। एक और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जहां गांव-गांव एरिया में भी अब बसों की सेवाएं होंगी, बसें चलेंगी और उन बसों में बूढ़ा बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिला और छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। ये योजना भी हम आपके लिए बनाए। लगभग 1 करोड़ लोग इसमें सफर करेंगे बहुत जल्द। ये भी अभी तो कल परसों हम पाकुड़ में एक बस बांट के आए हैं, वहां तो शुरू कर दिया लोगों ने काम। तो यहां आवेदक और जो भी ट्रांसपोर्टर लोग हैं वो लोग आवेदन करें और सहायता, उसको आर्थिक सहायता भी उन लोगों को सरकार दे रही है, ताकि हम ग्रामीणों को शहर से जोड़ सकें और विकास की योजनाओं से जोड़ सके और संवाद से जोड़ सके। क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग साधन के अभाव में शहर नहीं आ पाते हैं। इसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री गाड़ी योजना का भी प्रारंभ किया है। बातें बहुत है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अभी और जगहों पर वापस ही जाकर काम करना है। इन्हीं बातों के साथ सभी को मेरी ओर से पुनः यहां उपस्थित आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज के इस अवसर पर जब आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार पहुंची है, तो आज के इस अवसर पर परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाना है। सबसे पहले आपको बताएं, आज के इस अवसर पर 132 करोड़ 74,73,000 राशि की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया जाएगा। कुल लाभुक है 80,187। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूंगी, सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करें। महोदय, पंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध आपके सहयोग के लिए। सबसे पहले एक बार आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगी परिसंपत्तियों का वितरण आज के इस यादगार मौके पर। और सबसे पहले आमंत्रित करूंगी अनिता देवी, चिरी कुरु, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन अंतर्गत 1609 लाभुकों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और इस समय ये स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी ओर से जोरदार होती रहे। सर, आप उधर रहिए। अगला लाभुक है हीरा कुमारी, कोल सिमरी कुड़ू, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत। यहां पर आकर रहिए, यहां पर आकर रहिए। हीरा कुमारी, तालियां आपकी ओर से हो। अगली लाभुक है श्रीमती सुमित्रा कुमारी, मुखिया सलगी पंचायत कुड़ू। कुल 21 अदद पंचायतों में माननीय मुखियागण को ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बैटरी चालित ई रिक्शा। तालियां हो आपकी ओर से। इसी के अंतर्गत लाभुक हैं अगले श्री रामेश्वर लोहरा, मुखिया चिरी पंचायत कुड़ू। तालियां हो। और इसी के अंतर्गत अगली लाभुक होंगी श्रीमती माया देवी, आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम ओपा। और इसके बाद RKBI RAFTAR उप योजना सबमिशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाभुक आएंगी जसमुनी उरांव, अध्यक्ष, पढ़ा महिला मंडल, पंचायत कोसिमरी ग्राम। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि,
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि के अंतर्गत 5,000 के लिए लाभुक हीरा मुनि कुमारी और इसी योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए प्रीति उरांव। और अगली लाभुक है संगेन मिंज, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लाभुक। और तालियां हो आपकी ओर से। और अब अबुआ आवास के लाभुकों को मैं आमंत्रित कर रही हूं। गीता देवी और महेश्वरी देवी बारी बारी से आएंगी। गीता देवी, अबुआ आवास। तालियां जोरदार हो। 3 कमरे वाला और बहुत सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं के साथ। माहेश्वरी देवी, अबुआ आवास की लाभुक। अगली लाभुक प्रभा देवी, कंबल वितरण, वस्त्र कंबल वितरण योजना के अंतर्गत ये लाभुक प्रभा देवी। अगली लाभुक है NRLM योजना के तहत कुमकुम देवी और सुमिता खलखो। 501 SHG को कैश क्रेडिट लिंकेज। तालियां आपकी ओर से होती रहें। इसके बाद ब्रॉयलर कुक्कुट पालन, सिल्वेस्टर लकड़ा, 500 ब्रॉयलर चूजा, कुल राशि 67,500 रुपए। अगले लाभुक रामचंद्र राम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हार्डवेयर दुकान के लिए 20 लाख रुपए की राशि। आलोक कुमार, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत चप्पल दुकान के लिए 4 लाख रुपए। साइकिल वितरण राशि के लिए नीरज उरांव। साइकिल के लिए ही आएंगी आसिया प्रवीण, साइकिल राशि वितरण। छात्रवृत्ति योजना वितरण के अंतर्गत सुलेखा उरांव, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण। छात्रवृत्ति के अंतर्गत ही नेहा कुमारी। तालियां हो आपकी ओर से। अगले लाभुक आएंगे मन किशोर राम, कृषि यंत्र रोटावेटर, कुल राशि 1,20,000 रुपए। केसीसी वितरण प्रवीण खाखा। केसीसी के लाभुक अगले बबलू उरांव। अच्छा, काटा हुआ ये नहीं है। दुधनी उरांव, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत धोती साड़ी का वितरण। दुधनी उरांव, तालियां हो आपकी ओर से। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के अंतर्गत ये धोती साड़ी का वितरण। सुमित्रा देवी, इसी योजना के तहत सोना
सुब्रन धोती साड़ी योजना की लाभुक सुमित्रा देवी। अगली लाभुक है नेहा जलान, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना बैंक स्वीकृति पत्र, कुल राशि 3.9 लाख। ये बैंक स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। कविता कुमारी अगली लाभुक सीविंग मशीन ऑपरेटर के लिए ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां। नियुक्तियां पे नियुक्तियां होती जा रही हैं और फिर से एक बार आज के इस मंच पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं सीविंग मशीन ऑपरेटर के लिए। तालियां हो आपकी ओर से। अगली लाभुक ज्योति कुमारी, फूलों की संरक्षित खेती हेतु उपादान के रूप में शेडनेट हाउस का निर्माण करने के लिए स्वीकृति पत्र का वितरण, कुल राशि 6.6 लाख रुपए। अगली लाभुक है खिलपेट उरांव, जमीन बंदोबस्ती का परवाना प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भू बंदोबस्ती योजना के तहत ये लाभुक। खिलपेट उरांव, तालियां हो। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच ये अंतिम नाम अभी हम ले रहे हैं। सांकेतिक रूप से सीमा कुमारी, हरियाली समूह, चक्रीय निधि का वितरण 1.1 लाख रुपए। सीमा कुमारी हरियाली समूह को चक्रीय निधि योजना के तहत ये लाभुक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का, इन सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और जैसा कि हमने पहले बताया, आज के इस यादगार दिवस पर कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरने वाली हैं, कई का शिलान्यास होने वाला है। तो आपको आज बताना चाहेंगे कि आज कुल 21 योजनाओं का, जिसकी राशि 133 करोड़ 36 लाख 15,000 रुपए है, आज इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। कुल 21 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां। और ये 21 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, 133 करोड़ 36 लाख 15,000 राशि की ये योजनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कारवां चला है, आपकी योजना, आपकी